Good morning, BNI. I welcome you to another episode of BNI Buddy, where we get a chance to know one of our BNI member one-to-one. Today, I have the honor to host the eldest but the youngest at heart member of BNI Ajit Mohali, Mr. Suraj Mahiwal. I welcome you today, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you. To begin with, sir, I'd want to know what is your BNI's category? मैम मैं लाइफ इंश्योरेंस डील करता हूँ. मेरी कैटेगरी लाइफ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है और मैं लास्ट 37 ईयर से लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ. पहले ये मेरी वाइफ के नाम से था और 2009 से मैं पूरा फुल एंड फाइनल इस लाइफ इंश्योरेंस में ही लगा हूँ. सर, विद योर एक्सपीरियंस मैं चाहूँगी कि हम LIC के बारे में जितना जान पाएँ अपने पॉडकास्ट के ज़रिए हम वो एजुकेशन अपने मेंबर्स तक पहुँचाएँ. तो मैं जानना चाहूँगी सर, वाई LIC? हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में कभी भी फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया गया कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है. बट लाइफ इंश्योरेंस इस करके ज़रूरी है कि आप उस विधवा से पूछिए जिसका घर में अर्निंग मेंबर था और वो कोविड में चला गया या किसी एक्सीडेंट में चला गया, अब उसकी पोजीशन क्या है. तो केवल वो ही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बता सकती है कि लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी क्यों है. दूसरा, हम वहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस जिस इंसान ने ली है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है, तो उस इंसान का जब कभी कोई मुसीबत आती है तो उस टाइम पर केवल लाइफ इंश्योरेंस वाला ही खड़ा होता है. ना उसका कोई रिश्तेदार होता है, ना कोई उसका फ्रेंड मित्र वगैरह कोई भी उसके पास नहीं खड़ा होता. और सरप्राइजिंग थिंग तो ये है कि आज अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर उसी टाइम लोग पूछना शुरू कर देते हैं क्या इसकी कोई लाइफ इंश्योरेंस थी. पर उससे पहले कोई ये कहने वाला नहीं मिलता कि लाइफ इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है. सर, आप ये कोई प्रॉप लेके आए हैं, आप समझाएंगे है क्या? मैम ये फाइनेंशियल पिरामिड है. ये एक फाइनेंशियल पिरामिड है. फाइनेंशियल पिरामिड मीन्स कि पिरामिड वर्ल्ड के 7 जो वंडर हैं उनमें से एक है. और 7 वंडर में से एक है. इट्स मीन इट हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस. तो हमारी सेविंग किस पैटर्न पर होनी चाहिए, ये एक वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल पिरामिड चलता है. और आज का टाइम जो है हमारा, लोग इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं तो वो करते कैसे हैं कि कभी उनके पेरेंट्स ने उसको बताया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कभी उनके किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, या कभी जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि मेरे इस आदमी ने, मेरे फ्रेंड ने या और किसी मेरे रिलेटिव ने इन्वेस्टमेंट की और आज उसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया. उस चक्कर में आकर हम उसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमने उनका पोर्टफोलियो देखा है. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पर्पस डिसाइड द चॉइस. आपका पर्पस क्या है वो ही आपकी चॉइस होनी चाहिए. तो फाइनेंशियल पिरामिड एक वर्ल्ड वाइड ये एक स्ट्रक्चर है जो नीचे से बनता है. जब भी कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वो नीचे से शुरू होती है और नीचे से जितनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होएगी हम उतनी ही मंजिल उसके ऊपर ले जा सकते हैं. अगर हमारा बेस ही कमज़ोर होगा तो हमारी ऊपर वाली मंजिल कभी भी गिर सकती है. तो फाइनेंशियल पिरामिड इसी बेस पर बनाया है. इसकी फाइनेंशियल पिरामिड इन्वेस्टमेंट की 5 स्टेजेज हैं. सबसे पहली स्टेज है प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन सबसे पहले जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए. प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के बाद कुछ सेविंग करते हैं. अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो आगे हमारी फ्यूचर का क्या प्लानिंग होगी. हम एकदम से जीरो हो जाएंगे, हीरो से जीरो बन सकते हैं इसमें. उसमें सबसे पहले प्रोटेक्शन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ पे होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस में. उसके बाद हमारी क्रिटिकल इलनेस में हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. थर्ड है हमारी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस. 3 इंश्योरेंस जब तक हमारी नहीं होंगी तब तक हमारी जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. सेकंड हमारा इन्वेस्टमेंट जब ये हमारा पूरा हो जाता है तो सेकंड इन्वेस्टमेंट जो होती है रिस्क फ्री ग्रोथ में होनी चाहिए. रिस्क फ्री जहाँ पे कोई रिस्क नहीं हो. बेशक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले बट आपका जो मजबूती है आपकी तभी बन सकती है जब आपके पास रिस्क फ्री ग्रोथ होगी. उसके अंदर जो है हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, हमारी बैंक डिपॉजिट FD वगैरह पोस्ट ऑफिस में होनी चाहिए, और ट्रेजरी बिल और एंडोमेंट पॉलिसीज. थर्ड स्टेज हमारी आती है ग्रोथ विद रिस्क. तब हमने रिस्क लेना चाहिए अगर हमारी 2 पोर्टफोलियो ये कंप्लीट हो गए हैं तो. उसके अंदर है यूलिप पॉलिसीज, हमारी है म्यूचुअल फंड, हमारे मेटल, करेंसीज एंड कमोडिटीज़.
फिर हमारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होनी चाहिए। फोर्थ स्टेज हमारी आती है ग्रोथ विद हाई रिस्क। उसके अंदर रिस्क हमारा मैक्सिमम रिस्क होता है, रातों रात हमारा पैसा भी डबल हो सकता है और हम जीरो पर भी आ सकते हैं। उसके अंदर हमारा सारी इक्विटीज़, मेटल्स, करेंसीज एट्सट्रा ये चीज़ें आती हैं, वो हमें लेनी चाहिए फोर्थ स्टेज पे। और फिफ्थ है हमारी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मीन्स के आपकी जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो रात को आपका डबल भी हो जाता है। जैसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ले लो आप, किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, डिस्प्यूटेड है वो, और वो आपकी प्रॉपर्टी है, रातों रात अगर वो आपके फेवर में आ जाती तो कल को डबल भी हो सकती है, रात में ही डबल होगी। तो ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है। एक इंसान को इस पैटर्न के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी वो हीरो बना रहेगा, नहीं तो कभी भी वो जीरो हो सकता है। फिर क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रोटेक्शन कितनी होनी चाहिए। हमारी प्रोटेक्शन होनी चाहिए जितनी हमारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारे बच्चों की मैरिज और हमारी रिटायरमेंट। और उसके बाद आपकी जो रिस्की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, जितना आप सेल्फ रिलायंस पे, सेल्फ रिलायंस जितना आप की इन्वेस्टमेंट होगी आप सेल्फ रिलायंस के ऊपर होनी चाहिए। और उसके ऊपर आपकी हाई ग्रोथ के लिए जो रिटर्न आनी चाहिए वो एम्बिशन बेस पे होनी चाहिए। हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इक्विटीज़ में वो जितना हमारा एम्बिशन है, और लिगेसी जितनी हम छोड़कर जाना चाहते हैं उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना स्पेकुलेशंस फील्ड में होनी चाहिए। ये पैटर्न जो है ये इंटरनेशनल पैटर्न है, कोई सूरज महिवाल का बनाया हुआ नहीं है। आप गूगल करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न मिल जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम उल्टी करते, हम पिरामिड को एकदम से उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले हम ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ रातों रात जीरो भी हो सकते हैं। अगर हमारी हार्ड अर्न अमाउंट है, मनी है, अगर वो कल को जीरो हो जाती है तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हम बिल्कुल एकदम से ज़मीन पर आ जाते हैं। सर, ऐसा सुनने में आता है कि एलआईसी में सबसे कम रिटर्न है, तो आप इस मिथ को कैसे ब्रेक करना चाहेंगे? बेसिकली ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और ये वर्ल्ड वाइड ये एक थिंकिंग है लोगों की कि वर्ल्ड हमारी लाइफ इंश्योरेंस जो है ना बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, यील्ड बहुत कम देती है, नो डाउट। लेकिन जितनी हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है वो है क्रिएट एंड सेव। दो तरह की कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सेव एंड क्रिएट और सेकंड होता है क्रिएट एंड सेव। लाइफ इंश्योरेंस जो है ना क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट पे काम करती है। जैसे आपने 1 लाख रुपया मुझे लाइफ इंश्योरेंस में दिया तो मुझे उसी टाइम आपकी 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस क्रिएट होगी, और इन केस ऑफ एक्सीडेंट 50 लाख रुपए की आपकी। और आपने 1 लाख रुपये का ही आपने गोल्ड लिया, तो अगर कल आदमी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम 25 लाख रुपया देंगे, और एक्सीडेंट में कुछ हो जाता है तो हम 50 लाख रुपया देंगे। बट गोल्ड का तो 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये अप एंड डाउन होगा, 2, 4, 5 हज़ार ऊपर नीचे ही होगा ना। इसलिए हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस का जो कंसेप्ट है वो है क्रिएट एंड सेव। पहले ही हमने अमाउंट को क्रिएट कर दिया, बाद में आप सेव करते रहो। जो वर्ल्ड में केवल एंड केवल लाइफ इंश्योरेंस ही दे सकता है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये आपको क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट नहीं दे सकता। दूसरा रहेगी जहाँ तक यील्ड की बात है, हमारा फर्स्ट ईयर में 2500% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई आदमी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है तो हम 2500% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और नेक्स्ट ईयर हम 200% से लेकर और 500% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देते हैं। और 20 साल की अगर किसी ने कॉन्सेप्ट पे पॉलिसी ली है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आता है, जो टैक्स फ्री होता है। अगर किसी आदमी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और डिसेबिलिटी हो जाती है तो फिर भी जितने लाख रुपए की उसकी इंश्योरेंस है, इतने लाख रुपए हम उसको उसके घर वालों को देते, सो दैट वो उसके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, और उससे कोई भी प्रीमियम नहीं लेते। अगर किसी आदमी के साथ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो हम उस जितने लाख रुपए की उसकी सम एश्योर्ड है उसका डबल देते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है वर्ल्ड में कोई भी नहीं दे सकता। फर्स्ट ईयर ही हमारा 2500% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग आवर ऑडियंस सर। विद दिस आई वांट टू नो, बीएनआई में हम कुछ कोर वैल्यूज फॉलो करते हैं, तो उनमें से सबसे फेवरेट आपकी कोर वैल्यू कौन सी है सर? मैम, हमारे जो कोर वैल्यूज़ हैं उन 7 कोर वैल्यूज़ हैं। बीएनआई का एक प्लेटफॉर्म है, वो रेफरल बिजनेस है हमारा, और वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई भी रेफरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करें और बिजनेस बनाएं। मेरा सबसे मेन जो है वो अकाउंटेबिलिटी है। जो कोर वैल्यू है वो अकाउंटेबिलिटी। अगर हमने किसी आदमी को बिजनेस दिया है तो ये हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि वो बिज़नेस जो है उसको प्रॉपर वे में जाना चाहिए, और टाइम पर जाना चाहिए, और
प्रॉपर वैल्यू का भी जाना चाहिए। हमारी उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए कि जिसका हमने रेफरल दिया है वो आदमी हमारा नोन होना चाहिए और हम उसके लिए अकाउंटेबल हों ताकि वो बिजनेस उसको पास हो जाए। ये मेरा कहना है। मैं सर, बीएनआई की एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है गिवर्स गेन। तो उसके चलते हम जितने भी बीएनआई मेंबर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी कैन डू फॉर यू सर? गिव एंड गेन जो है ना वो बीएनआई का हार्ट है। जितने भी हम गिवर गेन के प्रिंसिपल पर चलते हैं तो ये प्लेटफॉर्म हमारे को सबसे ज़्यादा बिजनेस देता है। हम जिसको भी देते हैं हम ये सोचकर हम रेफरेंस देते हैं कि हमारे को इसके रिटर्न में कुछ ना मिले या मिले, वी डोंट बोदर अबाउट इट, बट आवर ड्यूटी इज ओनली टू गिव एंड गिव एंड गिव। केवल देते रहें देते रहें देते रहो। जब हम किसी को देते रहेंगे तो आखिर में हमारे पास भी वो वापस पलट कर आएगा ही आएगा। ये मेरा मानना है गिवर एंड गेन में। तो व्हाट इज इट दैट वी कैन ऑफर टू यू सर? मतलब हम जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ, मैं रेफरल चाहिए मुझे लाइफ इंश्योरेंस के। मैं केवल उन लोगों को ही मिलना चाहता हूँ जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी आज की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट कल को वो जितना भी इनकम वो आज इनकम जनरेट कर रहे हैं, कल को वो इनकम उनकी जनरेट ही रहे। मैं ऐसे पैटर्न पर काम करना चाहता हूँ। और सेकेंडली मैं उस पैटर्न पर काम करना चाहता हूँ जहाँ पर आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का जो पैसा है केवल एंड केवल आपके परिवार के लिए आए। वो ना तो कोई ईडी अटैच कर सके, ना ही कोई बैंक और ना ही कोई हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अटैच कर सके। क्योंकि मैं अंडर वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट जो प्लान करता हूँ उस प्लान को केवल एंड केवल उसकी वाइफ उसके बच्चों का ही हक होता है और बाकी किसी का भी नहीं है। मैं इसीलिए मेरे पास वर्ल्ड वाइड से क्लेम के सेटलमेंट के लिए केसेस आते हैं और वो सारे केसेस विद इन 24 आवर्स में सेटल करवा कर लाइफ इंश्योरेंस से देता हूँ। तो पीपल आर वेरी हैप्पी जो बाहर बैठे हैं कि उनके वही बैठे बैठे ही उनके जो क्लेम है सेटल हो जाती है मेरे पास। थैंक यू सो मच सर। एंड बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, आई हैव अ स्मॉल विश कि हम यूं ही अपने बिजनेस में ग्रो करते रहें, बीएनआई में ग्रो करते रहें और आज से 10 साल बाद हम यहाँ मिले और अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। With this, I would like to thank my media partner, Video Doctors, and my location partner, Finis Dental and Cosmetic Clinic. I am your host and host, Divjot, from Vision International, signing off.